हाँ, सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर नितिन अकेडमी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म कर दिया था, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का। सारे कोर कंसेप्ट अपन ने समझ लिए अच्छी तरीके से। आई थिंक 10th लेक्चर था वो। 10 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, शुरुआत से बेसिक से पढ़ा था हमने, सारे बेसिक्स कवर किए थे। पार्टिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पार्टिकल्स की। अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ी, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और साथ ही साथ प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था हमने। और फिर हमने इंटरकन्वर्जन्स पढ़े थे, कैसे किसी एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोगों ने इवोपरेशन कवर कर लिया था। इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन से कूलिंग कैसे होती है, और कौन कौन से फैक्टर्स इवोपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आज हेडिंग दिख रही होगी, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पहले ही चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो वे बीच बीच में आपको मिल जाते हैं कंटेंट के अंदर, इन क्वेश्चंस के थोड़े बहुत आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर्स हो सकते हैं इनके, इनका मतलब क्या है क्वेश्चंस का, और एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, शुरुआत करें तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आई थिंक पेज नंबर 3 से शुरुआत हुई है। पहले पेज नंबर 3 में ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो समझते हैं, आ जाओ। अभी फुल डिटेल में आंसर नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब आंसर्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ये आंसर्स आपको नोट्स में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। जो मेरे नोट्स रहेंगे वो भी अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे। और बाकी चीजें तो आपके आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। अब इसको समझना है हमको। मेन आज इस क्वेश्चन को लिखने का पर्पज क्या है कि इनको मीनिंग इनका समझना, आंसर क्या हो सकता है इनका, पूरी कहानी नहीं लिखना है हमको यहाँ पे, ठीक है। टू दी पॉइंट चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सी चीजें मैटर हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है देखो, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, आलमंड्स क्या होते हैं, बादाम, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो आपको ये बोला है कि इसमें से कौन कौन सी चीजों को आप मैटर बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है, नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। भाई हर चीज मैटर नहीं होती कि किसी भी चीज को उठा के मैटर बोल दिया आपने। मैटर को आइडेंटिफाई करने का एक क्राइटेरिया होता है। क्या होता है मैटर, याद करो डेफिनेशन, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई मास हो, जिसका कोई वजन हो, कोई भार हो, और जो एक स्पेस को या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा हो, वही मैटर हो सकता है। तो अब आप सोचो इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मास हो सकता है या जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, मैटर हो जाएंगे। तो चेयर, बिल्कुल, चेयर तो आपका एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, वजन भी होता है, उठा के देखो चेयर का मास भी होता है, और एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। दैट मीन्स चेयर क्या है, मैटर है। एयर, एयर तो हम अभी तब से पढ़ ही रहे हैं गैस के बारे में, है ना। एयर का भी मास होता है, वो बात अलग है, हम एयर नहीं देख पाते। एयर इसलिए नहीं अपीयर होती हमको क्योंकि एयर इज अ गैस, और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं कि हमको वो नजर नहीं आते, तो अपीयर नहीं होती वो हमको, बट ये मैटर तो है, मास तो होता है, इसका स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है एयर। लव, स्मेल, हेट, लव, स्मेल और हेट, क्या इन तीनों को आप मैटर कंसीडर कर सकते हो? नहीं। वाई? भाई ये सब आपकी फीलिंग्स हैं। लव एंड हेट, प्यार, नाराजगी, हेट, नफरत, ये सब तो इमोशंस कहलाते हैं। लव का कोई मास हो सकता है क्या? हमने बोला हमारे पास 10 किलो प्यार है, 10 kg लव है हमारे पास, ठीक है। मैं तुझसे 20 किलो नफरत करता हूँ, ऐसा सुना है कभी? नहीं ना, ठीक है। मैं 25 किलो सूंघ सकता हूँ उस चीज को। लव, स्मेल एंड हेट, दे डोंट हैव मास, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, सो दे आर नॉट कंसीडर्ड मैटर। आलमंड्स, बादाम, बादाम तो हम जानते हैं सॉलिड है, मैटर है, मास भी होता है, स्पेस भी होता है। थॉट, सोचना, सोचना इज नॉट अ मैटर, ठीक है। तो कोई वजन तो हो नहीं सकता, 10 किलो सोच लिए आज हम, नहीं, तो थॉट इज नॉट अ मैटर। कोल्ड, ठंड लगना,
अब ठंड लगना इज अ फीलिंग, वो एक फीलिंग है, टेम्परेचर ड्रॉप होना, दैट इज नॉट अ मैटर, उसका कोई मास नहीं है, कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता। लेमन वाटर, नींबू पानी, अब भाई नींबू पानी तो मैटर है, लेमन वाटर, इसमें नाम में वाटर लिखा हुआ है और वाटर इज अ लिक्विड स्टेट, यस इट इज अ मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो भाई स्मेल तो वही बात हो गई, परफ्यूम की स्मेल हो या नॉर्मल स्मेल हो, नॉट कंसिडर्ड अ मैटर। तो आंसर आ गया आपका, कौन कौन मैटर है इसमें से, चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन वाटर, दीज आर दी टाइप ऑफ मैटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मतलब क्या है इसका हिंदी में, कि जो गरम गरम खाना होता है ना, गरम गरम खाना बनता है किचन में एकदम, उसकी स्मेल जो होती है वो हमको काफी दूर तक आ जाती है। आप किसी और कमरे में बैठे हो और किचन में खाना बन रहा हो गरम गरम, तो मस्त स्मेल आती है उसकी, आज तो खाना बन रहा है। जबकि ठंडे खाने से हमको स्मेल इतनी जल्दी नहीं आती। ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, सूंघना पड़ेगा, नाक लगानी पड़ेगी, जबकि गर्म खाने की स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है हमारे नाक में। इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो, आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे टेम्परेचर का कंपैरिजन किया है, एक बोला है इन्होंने हॉट फूड और एक उन्होंने बोला है कोल्ड फूड। तो मान लो हॉट फूड है आपका, फूड कैसा है, हॉट फूड, हॉट सिजलिंग, एकदम गर्मा गर्म तुरंत तुरंत निकला हुआ खाना, हॉट फूड। हॉट है अगर फूड, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि उस फूड का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। भाई हॉट मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होना। अच्छा, टेम्परेचर जब किसी स्टेट ऑफ मैटर का ज्यादा होता है, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, मैटर की स्टेट की तो पढ़ रहे हैं चैप्टर में, तो अगर आप किसी स्टेट ऑफ मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होता है, याद करो, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वो अपनी ही पोजीशन पे मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं, रोटेशंस करते हैं, और इन्हीं मूवमेंट के चलते पार्टिकल्स दूर दूर तक ट्रेवल भी कर सकते हैं। यही रीजन है कि गैस की स्मेल हमको जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, दे कैन ट्रेवल टू सेवरल मीटर्स ऑफ डिस्टेंस। और जब खाना बनता है तो यही होता है, उसमें से वेपर्स निकलते हैं फूड के, और वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो एयर में डिजोल्व होके सेवरल मीटर्स तक जा सकते हैं। बट यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मैं बता चुका हूं कि टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टेम्परेचर ज्यादा होने से होता क्या है, हीट एनर्जी बढ़ जाती है। इस हीट एनर्जी को पार्टिकल्स गेन करके अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेते हैं। के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी उतना ही ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? पार्टिकल उतने तेज तेज मूव करेंगे, और जितना फास्टर मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स उतनी दूर तक जा सकते हैं। तो दैट इज वाई दे कैन ट्रेवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। समझ में आया मीनिंग? तो इसका मतलब गर्म खाने की स्मेल हमको काफी दूर तक क्यों आ जाती है? इसका रीजन है क्योंकि गर्म खाना मतलब टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहे होंगे, और जितना मूवमेंट फास्ट होगा उतनी दूर दूर तक निकल जाएंगे। इस कारण से हमको हॉट फूड की स्मेल आती है, ठंडे खाने की नहीं आती। ठंडे खाने की स्मेल लेने के लिए आपको पास जाना पड़ेगा, बिकॉज वहां टेम्परेचर कम है। कम टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स स्लो मूव करेंगे, और धीरे मूवमेंट होगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो?
डाइवर मतलब क्या होते हैं? वो जो गोताखोर होते हैं, है ना, स्विमर्स बोल लो आप। जब ये पानी में छलांग लगाते हैं, कोई स्विमिंग पूल में अगर छलांग लगाते हैं तो देखा है कैसे हाथ वगैरह मारते हुए स्विमिंग कर लेते हैं। मतलब दे हैव द एबिलिटी टू कट थ्रू वाटर, पानी को काटते हुए स्विम करते हुए आगे जा सकते हैं। अगर हम भी जा सकते हैं अगर स्विमिंग आती है तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है मैटर की जो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, ये क्या ऑब्जर्वेशन शो कर रही है, इससे हमको क्या पता चलता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैटर की कि हम पानी को काट के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि वाटर जो होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी वीक होंगी वो पार्टिकल्स को दूर दूर करना और काटना उतना आसान हो जाएगा। भाई आपको अगर मैं कोई एक आयरन का रॉड या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट दे दूं और बोलूं इसके अंदर स्विमिंग करो, तो नहीं कर सकते ना हम। पत्थर के अंदर स्विमिंग करो जाके, पत्थर के अंदर ही नहीं घुस सकते, सर फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर जो है उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। तो उन पार्टिकल्स को आप ऐसे हटाने की कोशिश भी करोगे, हाथ से नहीं हटेंगे, वो बहुत मजबूत जोड़ है फेविकॉल का। जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आंसर, बिकॉज particles of water have weaker forces of attraction। टू दी पॉइंट आंसर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आंसर तो आप कितना भी लंबा कितना भी छोटा लिख सकते हो, चाहो तो 3-4 लाइनें ऐड कर सकते हो, उसमें लिखने की तो कोई लिमिट नहीं है। बट मैं टू दी पॉइंट आंसर बता रहा हूँ बस, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है, आंसर तो फिर लिख सकते हैं। तो क्लियर है आंसर इसका। तीसरा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो जान रहे हो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। क्या क्या? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। भाई पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी या कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, जिगजैग मोशन होता है। और तीसरा क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इनके बीच में। बस ये 3 पॉइंट लिखना है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। तो क्लियर है? तो ये थे पेज नंबर 3 के 4 क्वेश्चन। आंसर क्लियर है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजों को अगर नोट करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, फिर मैं इसको रब करके अब इसकी जगह अगले जो पेज के क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये है पेज नंबर 6 के क्वेश्चन, दिख रहे हैं सबको? पेज नंबर 3 के 4 क्वेश्चन देखिए, अब पेज नंबर 6 के क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। डेंसिटी का जिक्र हुआ था जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंस पढ़ रहे थे। डेंसिटी क्या होता है? देखो, डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज का मास और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके रेशो को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी से हमको ये पता चलता है कि किसी चीज का भार कितना है, कोई चीज कितनी हैवी है, कितनी लाइट वेट है। इस चीज का आइडिया हमको डेंसिटी से ज्यादा अच्छे से पता चलता है। मास से भी अपन वजन पता कर सकते हैं, बट वॉल्यूम भी अगर पता हो तो इससे डेंसिटी का आइडिया ज्यादा अच्छे से पता चलता है। तो डेंसिटी क्या होती है इन्होंने बता दी यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी।
आपको यहाँ पे कुछ स्टेट ऑफ मैटर्स दी हुई हैं और आपको इन स्टेट ऑफ मैटर्स को डेंसिटी के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में। मतलब सबसे कम डेंसिटी जिसकी है उसको पहले लिखोगे और फिर इसके बाद बढ़ती जाएगी आपकी डेंसिटी। अब किसकी डेंसिटी कम है किसकी ज्यादा है ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था फॉर्मूला इसका। अब बड़े बड़े क्वेश्चन है तो बुक से तो देख सकते हो लैंग्वेज, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ थोड़ी। तो फॉर्मूला जरा देखो क्या है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब इस फॉर्मूले से हम ये नहीं बोल सकते कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास, और नीचे में क्या है? वॉल्यूम है। डेंसिटी भी ऊपर, मास भी ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। दैट मीन्स मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। सीधा सीधा लॉजिक आ गया आपका। अब हमको बस ये देखना है यहाँ पे कि इन सब में से किसका मास सबसे ज्यादा है। जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी और उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम उससे जिसकी मास सबसे कम है। तो सोचो, अब तो लॉजिक लगाना है इसमें। सबसे कम मास किसका हो सकता है? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी। देखो, हनी वाटर तो लिक्विड है और चॉक, कॉटन, आयरन ये सब सॉलिड है। सॉलिड का लिक्विड का मास तो ज्यादा ही होगा। गैसेस का मास कम होता है, हल्की होती है गैस। अब गैस इसमें कौन कौन है? ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों में से किसका मास कम होगा? देखो, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकलता है होता तो वो भी गैस ही है, बट उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट होती है, ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं, या जो वाली चिमनी होती है जिसमें लकड़ियां जलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें गैस के अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो हमको अच्छे से दिखते नहीं है पर होते हैं। दैट मीन्स कि इसका मास तो ज्यादा ही होगा। तो सबसे कम मास किसका हुआ? एयर का। तो जिसका मास कम उसकी डेंसिटी भी कम। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एयर की। अब इसके बाद कौन आएगा नेक्स्ट? इससे ज्यादा भाई एग्जॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक टाइप का गैस ही है, बट फर्क क्या है कि इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स भी पिले होते हैं। ये हो गया। फिर कौन आएगा? अब क्या क्या बचा है देखो, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो हनी एंड वाटर इज अ लिक्विड, है ना। चॉक, कॉटन, आयरन सॉलिड। तो बेसिकली देखो, कॉटन भी सॉलिड है, बट कॉटन तो हम सब जानते हैं, रुई तो पता है सबको कितनी हल्की होती है रुई। रुई तो हनी और वाटर से भी हल्की होगी, पानी से भी हल्की होती है कॉटन। तो अगला क्या हो जाएगा? कॉटन, क्योंकि इसका मास सबसे कम है तो कॉटन की डेंसिटी भी सबसे कम होगी। अब आ जाएगा आपका क्या? अब आपके ये आ जाएंगे लिक्विड। तो लिक्विड में कौन आएगा पहले? वाटर के हनी। हनी गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, थिक होता है, तो उसका मास पानी से ज्यादा होगा, यानी कि पहले आएगा वाटर। वाटर का मास कम तो इसकी डेंसिटी भी कम। इसके बाद हनी। हनी का मास थोड़ा ज्यादा होता है तो थोड़ी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब क्या बचा? चॉक और आयरन। तो इसके बाद आ जाएगा चॉक और लास्ट क्या आएगा? भाई आयरन तो एकदम सॉलिड होता है ना, हार्ड होता है। आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास भी सबसे। तो ये आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो ये तो मैंने अच्छे से बताया था टेबुलर फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंस। कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, इन सब बेसिस पर डिफरेंस बताने हैं आपको। ये जो आपको टर्म दे रखी है ना, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी वगैरह, इस बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और स्टेट, गैसियस स्टेट का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे मैं स्टेट लिख लेता हूं इस तरीके से। क्या क्या स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यहीं पे बारी बारी से देखते चलते हैं। चलो पहले सॉलिड देखते हैं। सॉलिड की रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होती है? हार्डनेस। इस चीज को आप बैंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। रिजिडिटी मतलब कितनी हार्ड है, और सॉलिड हम जानते हैं अच्छे खासे हार्ड होते हैं। तो सॉलिड में आप रिजिडिटी में क्या लिखोगे? दे आर रिजिड। लिक्विड की रिजिडिटी नहीं होती बिल्कुल भी,
तो नो रिजिडिटी या नॉट रिजिड लिख दो। गैस अगेन इट्स नॉट रिजिड, गैस भी रिजिड नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी, क्या इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, छोटे स्पेसेस में दबा के पैक कर सकते हैं क्या? सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता ही नहीं है, ऑलरेडी पैक्ड होते हैं पहले से वो, तो कंप्रेसिबिलिटी एब्सेंट होती है सॉलिड में। लिक्विड थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, दे आर समवॉट लेस कंप्रेसिबल, नेग्लिजिबल होते हैं, मैंने बताया था। और गैसेस तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम पढ़ चुके हैं कि गैस के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो गैस में आप क्या लिख दोगे? हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है। फ्लूइडिटी, सॉलिड में फ्लूइडिटी बिल्कुल नहीं होती, लिक्विड फ्लो हो सकते हैं और गैसेस भी फ्लो हो सकती है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होना। फिलिंग अ गैस कंटेनर, किसी गैस कंटेनर को क्या ये फिल कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसा कंटेनर जिसमें गैस भरी हो, तो क्या उसको ये तीनों फिल कर सकते हैं? तीनों ही फिल कर सकते हैं। ठीक है। फिलिंग अ गैस कंटेनर, किसी कंटेनर को क्या ये फिल कर सकते हैं? देखो इसको, इसके थोड़े ना अलग अलग आंसर हो सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछा होगा कि क्या ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर को अगर आप किसी कंटेनर में रखो तो क्या ये पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं, या तो ऐसे देख सकते हो। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड को अगर आप किसी कंटेनर में डालो तो क्या सॉलिड किसी कंटेनर को फिल कर सकता है? नहीं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है सॉलिड की, तो नो। लिक्विड ये भी नहीं फिल कर सकते, पूरे कंटेनर को कहाँ फिल कर सकते हैं लिक्विड? जितना पानी इतनी वॉल्यूम होगी उतना ही रहेगा, इनकी भी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हाँ, गैसेस जो होती हैं वो पूरे कंटेनर को फिल कर सकती हैं। शेप, सॉलिड का क्या होता है? फिक्स्ड होता है शेप। लिक्विड का फिक्स्ड नहीं होता, लिक्विड का शेप कहाँ होता है? फिक्स्ड। और गैसेस का भी शेप फिक्स्ड नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की क्या होती है? लेस, बहुत ही कम होती है सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ना के बराबर। लिक्विड की हाई और गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, वेरी हाई। डेंसिटी सॉलिड की क्या होगी? सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका मास भी सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम। ठीक है, और डिफरेंसेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं वो उस कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर लेती है। इसका रीजन पूछा है, ऐसा क्यों? वाई दिस थिंग अकर्स? बिकॉज मल्टीपल रीजन दे सकते हो उसके। क्या क्या? एक तो जो आपकी गैस होती है, गैस जो होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है और स्पेस होने के कारण ये एक दूसरे से दूर दूर जा सकते हैं। प्लस पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है। वो जो तीन प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना अपन मैटर की, वो तीनों चीजें यहाँ लिख देंगे, मैं लिखा नहीं रहा हूँ पर अंडरस्टूड है। एक तो देखो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जितना स्पेस ज्यादा उतनी दूर दूर जा सकते हैं, तो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। पार्टिकल्स के मोशन भी फास्ट है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, रैंडम मोशन करके दूर दूर निकल जाएंगे। और आपस में उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती तो पास पास रहते, वीक है तो दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से। तीनों रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर, ऐसा क्यों? कोई भी गैस जिसको आप अगर कंटेनर में रखो, ये लोग ये पूछ रहे हैं, जैसे मान लो कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई गैस फिल कर दी है, तो ये गैस जो होती है ये वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, कंटेनर की जो वॉल्स हैं आपकी, इनके ऊपर क्या एग्जर्ट करती है? प्रेशर एग्जर्ट करती है। ये मैंने गैस भर दी, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। तो ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि गैस को जब आप किसी कंटेनर में फिल करते हो तो वो उस कंटेनर के ऊपर दबाव क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनके मूवमेंट के कारण। गैसेस के पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट होता है। फास्ट मूवमेंट होने के कारण ये अक्सर कंटेनर की वॉल से टकराते हैं इस तरीके से, दे कोलाइड विद दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास होता है, इनका कुछ ना कुछ वजन होता है, जीरो तो होता नहीं इनका मास। तो हैवी पार्टिकल्स है, मास है इनका,
मास वाले पार्टिकल्स जाके जब किसी चीज पे टकराएंगे तो उतने एरिया पे एक फोर्स एक्सर्ट होती है, एंड दैट फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। भाई कोई भी चीज अगर टकराएगी किसी चीज से तो प्रेशर क्रिएट होगा ना। मैं जैसे इसको दबा रहा हूं ऐसे करके तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना इसमें। तो वैसे ही पार्टिकल्स के रैंडम मोशन के कारण ये चीज होती है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। लकड़ी की टेबल को हमको सॉलिड बोलना चाहिए, तो बोलते भी हैं उसको हम सॉलिड। क्यों बोलते हैं सॉलिड? वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। पार्टिकल्स के बीच की पैकिंग बहुत ही क्लोजली होती है। तो जनरल से आंसर्स हैं सम क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, उसका आंसर खुद से देख सकते हो, सिंपल है वो भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये लोग क्या बोल रहे हैं? लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, मतलब लिक्विड का जो वजन होता है, ऐसे आप बोल सकते हो, वो सॉलिड से कम होता है। भाई लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, सॉलिड लिक्विड हल्के होते हैं सॉलिड्स की तुलना में। बट स्टिल जब आप किसी पानी में, जैसे आपने मान लो एक पानी ले लिया इस तरीके से, या आपने पानी ले लिया और पानी में आपने मान लो आइस डाल दी, बर्फ, तो हमने देखा है कि बर्फ जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। ये आपकी क्या है? आइस। ये आपका क्या है? वाटर। देखा है ना, बर्फ डालते हैं पानी में तो बर्फ तैरती रहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम जानते हैं कि वाटर एक लिक्विड है, आइस एक सॉलिड है। सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, भारी है। जब कोई चीज ज्यादा भारी है तो उसको तो नीचे आ जाना चाहिए पानी में, ऊपर क्यों तैरती है? तो इसके पीछे रीजन होता है आइस के स्ट्रक्चर का। देखो आइस है तो सॉलिड, माना आइस इज अ सॉलिड, इस तरीके से सॉलिड होती है आइस। बट आइस का अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कभी देखो, जैसे मान लो मैं इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ इसका, ठीक है, ये आइस है, आपका आइस क्यूब है। तो आइस देखने में तो सॉलिड लगती है, पर एक्चुअली में आइस के पूरे सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स, छेद होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स। इन पोर्स के अंदर क्या होती है? एयर ट्रैप्ड हो जाती है, हवा भर जाती है इनके अंदर। अब हवा भरने के कारण क्या हो जाती है? हल्के हो जाते हैं अंदर से। किसी चीज के अंदर हवा भरोगे तो वो चीज थोड़ी हल्की हो जाएगी, एयर की तो डेंसिटी बहुत कम होती है। तो देखने में सॉलिड जरूर लगती है वो, बट इसके अंदर एयर का ट्रैपमेंट होता है, अंदर से खोखली सी होती है वो थोड़ी, जैसे स्पंज होता है ना। स्पंज है तो सॉलिड पर कितना हल्का होता है। क्यों हल्का होता है स्पंज? क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्स हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है, इसलिए वो हल्का फील होता है। So this is the reason why ice floats on water. Otherwise solid है, डेंसिटी ज्यादा है उसकी, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए तो फ्लोट करना चाहिए, अंदर आ जाना चाहिए बॉटम में, बट स्टिल इट्स फ्लोट ऑन वाटर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। माना कि आइस सॉलिड है और सॉलिड्स की डेंसिटी जनरली लिक्विड से ज्यादा होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है। इस कारण से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो हल्की चीज है फ्लोट ही करेगी। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस? तो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के अंदर, हर एक क्वेश्चंस को करने का मतलब नहीं है, कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस करवाने का मतलब यहाँ पे नहीं है, मैंने कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस की आइडिया दे दी है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के हिंट दे दिए हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने रहेंगे। आंसर्स निकालो उसके, ढूंढो, सर्च करो, आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसमें, देयर इज वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है, ये है पेज नंबर 9 का क्वेश्चन। पहला क्या है क्वेश्चन? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 300 केल्विन का टेम्परेचर और एक दिया हुआ है 573 केल्विन का टेम्परेचर। आपको इस टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ये तो जान रहे होगे,
टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, क्या क्या? एक होती है डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हैं, एक होती है केल्विन, कैपिटल के, और एक होती है फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री एफ ऐसे लिखते हैं। ये ऐसा यूनिट होती है मेन, केल्विन। तो कभी कभी केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ये कन्वर्ट करने बोल दिया जाता है। तो कैसे करते हैं? देखो, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 जोड़ दो तो आंसर केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है तो आप क्या करो, सेल्सियस में क्या करोगे, केल्विन से 273 माइनस, ये चीज इधर भेज दो। तो हमको यहाँ पे देखो टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने बोला है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, नीचे वाला क्या फॉर्मूला लग जाएगा अपना, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 माइनस करना है बस। तो 300 में से 273 गया तो कितना बचा, 273, 283, 293, 27 डिग्री आ गया आंसर। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा दो, केल्विन माइनस 273, 573 केल्विन माइनस 273, कितना हो गया, 73 कट गया, 500 और 200 300। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन अंदर एक्सरसाइजेज में भी दिए हुए हैं, वहां भी सेम तरीके से करना है उसको। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बुक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी वाटर, what is the physical state of water at A 250 डिग्री सेल्सियस एंड B 100 डिग्री सेल्सियस। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी खुद से करना है। ये लोग पूछ रहे हैं कि वाटर की फिजिकल स्टेट 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी और 100 पे क्या होगी। वाटर हम जानते हैं तीनों स्टेट में रह सकता है, वाटर सॉलिड स्टेट में भी होता है, आइस जिसको हम बोलते हैं, लिक्विड तो होता ही है वाटर, और गैसियस फॉर्म क्या होती है वाटर की, वाटर वेपर। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? देखो 250 डिग्री सेल्सियस, आप याद रखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, 100 के ऊपर जाओगे तो पानी किस में आ जाएगा, वेपर फेज में आ जाएगा, जो कि क्या होती है, इसकी गैसियस फॉर्म होती है। तो 250 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा है, 100 से भी ज्यादा, मतलब यहाँ पे गैसियस फेज में रहेगा आपका वाटर, और वाटर की गैसियस फेज को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टेट होगी वाटर की? अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। तो इसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये वो टेम्परेचर है जहां पे कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। यानी कि ये वो टेम्परेचर है जहां पे पानी लिक्विड फेज में भी होगा और गैसियस फेज में भी होगा। भाई पानी को आप उबालने रखो जरा किसी कंटेनर में, आप हीट करो किसी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो वो उसमें उबाल आने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है वो, तब आप नोटिस करना उसकी स्टेट क्या है। तो तब आप देखोगे कि एक तो पानी बॉयल हो रहा है, लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट तो रहेगी वाटर की, और उसमें से भाप भी निकलती रहती है, वो आपके क्या होते हैं, वाटर वेपर। तो 100 डिग्री सेल्सियस के कम अगर टेम्परेचर होगा, देखो मतलब ये है 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर क्या होगा, कम होगा, तो ये वाटर आपका लिक्विड फेज में होगा, क्योंकि 100 पहुंचने के बाद ही ये बॉईल करता है, 100 के नीचे तो बॉईल ही नहीं करेगा लिक्विड, और बॉईल ही नहीं करेगा तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा।
एट 100 डिग्री सेल्सियस ये दोनों स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है। और इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर है 100 से ज्यादा तो ये गैस फेज में आ जाएगा, जैसे कि 250 पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लास्ट लास्ट में कुछ क्वेश्चंस और हैं, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग वाले क्वेश्चंस देखना। अर्थ क्यों हम मटके का पानी ठंडा रहता है, डेजर्ट कूलर गर्मियों में क्यों अच्छी हवा देता है, हम समर में कौन से कपड़े पहनते हैं, ये सब के आंसर तो मैंने इवापोरेशन में ही करवा दिए थे जब मैं इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग पढ़ा रहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी एक्सरसाइजेस पीछे में दी हुई हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज अपन इसको यहीं खत्म करते हैं। ये चैप्टर अब ऑफिशियली ओवर हो गया है क्वेश्चंस के साथ। अब अगले लेक्चर में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करना है, नोट कर सकते हो।